हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम में जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एटम के रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका वेलोसिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका एनर्जी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इतने सारे एप्लीकेशंस हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए थे। आज हम लोग उसी का 5वां एप्लीकेशन करेंगे या तो उसी का अगला एप्लीकेशन करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नाम है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जानने से पहले जानेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? या तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी लिखा जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी लिखा जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों शब्द एक ही है, बस स्पेक्ट्रम का प्लूरल वर्ड है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के मतलब बहुत सारा, तो ये हम लोग देखेंगे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोग इसका 4 प्रकार भी पढ़ेंगे, 4 टाइप्स भी इसका पढ़ेंगे। जो कि पहला जो इसका प्रकार है उसका नाम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या तो इसी को डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। और तीसरा प्रकार जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें उसका नाम है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा भी लिख सकते हैं। और चौथा जो प्रकार है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग यह 4 प्रकार देखेंगे। और इसको जानने से पहले हम लोग स्पेक्ट्रम का मतलब समझेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, चलिए देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप लोग जो है सो बरसात के दिनों में ऑब्जर्व किए होंगे कि नीले आसमान में 7 रंगों की एक पट्टी तैयार होता है जिसमें 7 कलर होते हैं और उसको हम लोग रेनबो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेनबो के नाम से। वो एक अच्छा और जनरल एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम का। वह किस तरह से बनता है? तो वह किस तरह से बनता है तो ध्यान दोगे कि वाइट लाइट या तो सनलाइट, वाइट लाइट या तो सनलाइट जब पास होता है प्रिज्म से, जब पास होता है प्रिज्म से, क्या पास होता है? सनलाइट या तो वाइट लाइट। तो अब आप लोग सोचिएगा कि सर आकाश में जो रेनबो बनता है वहाँ पर प्रिज्म तो नहीं रखा हुआ है। हाँ, नहीं रखा हुआ, लेकिन वहाँ पर नमी है। नमी मतलब वाटर का अंश, वाटर का ड्रॉपलेट्स, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स ही काम करता है प्रिज्म का। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है, जब वाइट लाइट या तो सनलाइट प्रिज्म से पास होता है तो यह 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और यह जो 7 रंगों का बैंड हम लोग का प्राप्त होता है, 7 रंगों का जो पट्टी प्राप्त होता है, इसी को हम लोग जो है सो स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह जो फेनोमेनन है, यह जो घटना है वाइट लाइट का 7 अलग अलग कलर में टूटना, यह कहलाता है डिस्पर्सन। यह क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। ओके, तो यह स्पेक्ट्रम कैसे बनता है हम लोग देख लिए। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दोगे कि अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो आकाश में रेनबो बनता है 7 अलग अलग कलर का, उसमें प्रत्येक कलर के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होता है। प्रत्येक कलर आपस में मर्ज होता है कुछ इस तरह से कि अगर एक कलर रेड है तो यह दूसरा ऑरेंज कलर से इस तरह से सटा हुआ रहता है। दोनों के बीच में गैपिंग नहीं होता है। इस तरह से दिखेगा जैसे कि दोनों आपस में सटा हुआ है, उसके बीच में कोई गैपिंग नहीं, मर्ज है, जुड़ा हुआ है। यानी कि इस तरह से गैपिंग नहीं रहेगा कि अगर यहाँ पर रेड कलर है फिर बीच में गैप है
और फिर यहाँ पर ऑरेंज कलर है ना, इस तरह से नहीं रहता है, बीच में कोई भी गैपिंग नहीं रहता है। तो अगर इस तरह से स्पेक्ट्रम प्राप्त हो कि किसी भी कलर्स के बीच में कोई भी गैप ना रहे, सभी कलर्स आपस में मर्ज रहे, तो उसी को जो है सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कि जब स्पेक्ट्रम प्राप्त हो अलग अलग कलर्स का और प्रत्येक कलर आपस में मर्ज हो, कोई भी गैपिंग नहीं हो, तो उस तरह के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो अब दूसरा कि अगर गैप हो जाए, कि अगर मेरे पास स्पेक्ट्रम में कलर्स प्राप्त हुए हैं और उस कलर्स के बीच में गैपिंग है, जैसे इस तरह से रेड और ऑरेंज के बीच में जो है यहाँ पर क्या है? गैप है, तो उस तरह के स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को पहचानेंगे। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम लोग चार प्रकार लिखे हुए थे, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, इमिशन और क्या लिखे हुए थे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दो हम लोग देख लिए, तीसरा देखते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या किया जाता है कि जो भी सबस्टांस होता है, जो भी सबस्टांस होता है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाहर से। इसको बाहर से एनर्जी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। इसको हीटिंग के द्वारा भी जो है सो हीटिंग के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी हम लोग इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक आर्क से भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सपोज कि मेरे पास एक सबस्टांस है, उस सबस्टांस को हीट कर रहे हैं, उस सबस्टांस को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सबस्टांस जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है, और प्रत्येक एटम्स के बीच में क्या होता है? प्रत्येक एटम्स के अंदर क्या होता है? तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तब क्या होता है? तो जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हुए थे कि सपोज कि मेरा यह जो है सो एटम था, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या किए? बाहर से एनर्जी प्रोवाइड किया, बाहर से क्या किया? एनर्जी प्रोवाइड किए। तो यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो यह क्या करेगा? अपना ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, जिसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते रहे ना, तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकता है, यह इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर भी निकल सकता है। ओके, तो अगर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड किए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया और वह चला गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। और हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है सो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है तो वह क्या चाहेगा? स्टेबल हो। तो स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन पुनः अपना ऑर्बिट में आता है, पुनः अपना ऑर्बिट में आता है हायर ऑर्बिट से। कहाँ पर? लोअर ऑर्बिट में आता है। तो कब यह हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा? जब जितना एनर्जी वह गेन किया था उस एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। तो यह क्या करता है कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी लॉस करता है। एनर्जी क्या करता है? लॉस करता है। और यह एनर्जी जो लॉस करता है, यह लॉस करता है रेडिएशन के तौर पर, लाइट के तौर पर यह एनर्जी को लॉस करता है। और इसको हम लोग बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग जो है सो जस्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आया, एनर्जी लॉस किया, किस रूप में निकला? रेडिएशन के तौर पर निकला। और इसी रेडिएशन को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, इसी रेडिएशन को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, तब क्या होता है कि यह डिफरेंट कलर का जो है हम लोग को यहाँ पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो डिफरेंट कलर का हम लोग यहाँ पर प्राप्त होता है बैंड, और जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं कौन सा स्पेक्ट्रम? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो इमिशन स्पेक्ट्रम का जस्ट ऑपोजिट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइट पहले एनर्जी दिया जाता है, फिर वही एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आता है, एनर्जी लॉस होता है, रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, इसको प्रोवाइड कराते हैं प्रिज्म से पास करने के दौरान जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्या है? तो चौथा जो प्रकार था वह था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है समझते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्या होता है कि वाइट लाइट को पास कराते हैं एक सॉल्यूशन से, या तो इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं एब्जॉर्बर। क्या बोल सकते हैं? एब्जॉर्बर। इसमें सॉल्यूशन होता है, सपोज कि NaCl का सॉल्यूशन इसमें लिए, सपोज इसमें किसका सॉल्यूशन लिए? NaCl को। तो सबसे पहले व्हाइट लाइट को पास कराएं किससे? NaCl के सॉल्यूशन से। तो NaCl के सॉल्यूशन से पास कराएं तो यह लाइट को यह NaCl सॉल्यूशन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए तो इसका नाम है एब्जॉर्बर, अवशोषित करने वाला। तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद NaCl जो लाइट को ऑब्जर्व किया फिर वह क्या करेगा? देगा, फिर बाहर निकलेगा वह लाइट जो एब्जॉर्ब किया था, और वह जो बाहर करेगा लाइट को, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट। जो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद NaCl सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा। उसके बाद यह जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसको जब पास कराते हैं प्रिज्म से, इसको जब पास कराते हैं किससे? प्रिज्म से, तो इसके कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसके कारण जो डिफरेंट कलर्स का बैंड प्राप्त होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम। और यह कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से यह जाना जाएगा। तो इस तरह से चारों स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, और चौथा क्या था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एक चीज़ ध्यान दोगे कि चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर और स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें हम लोग लाइट पास करवा रहे थे और हम लोग डिफरेंट कलर का बैंड प्राप्त हो रहा था, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एटम्स का स्पेक्ट्रम बनेगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में किसका स्पेक्ट्रम बनता है? एटम का स्पेक्ट्रम बनता है। किसका स्पेक्ट्रम? एटम का स्पेक्ट्रम बनता है। और वह जो एटम का स्पेक्ट्रम है वहाँ पर हम लोग को डिफरेंट कलर का जो है सो बैंड नहीं प्राप्त होता है। एटम के स्पेक्ट्रम में हम लोग को क्या प्राप्त होता है? तो लाइंस प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? लाइंस प्राप्त होते हैं। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट का प्रयोग करते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट का ऑब्जर्व करते हैं। और इन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। इन लाइंस को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रल लाइंस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा अंतर है। स्पेक्ट्रम जब हम लोग व्हाइट लाइट या सनलाइट को पास कराते हैं तो डिफरेंट कलर्स का बैंड प्राप्त होता है, पट्टी प्राप्त होता है, तो वह स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में चूंकि एटम के कारण जो है सो एटम से रेडिएशन जो निकलता है उसके कारण स्पेक्ट्रम निर्माण होता है, और उस स्पेक्ट्रम में हम लोगों को कलर का बैंड ना प्राप्त होकर डिफरेंट अलग अलग लाइंस प्राप्त होते हैं। और उन लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट का प्रयोग करते हैं। और यह जो डिफरेंट लाइंस प्राप्त होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में या तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, इसको स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना, यही बेसिक जो है सो अंतर था। अब हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, तो चलिए समझते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण के लिए सबसे पहले हम लोग को हाइड्रोजन गैस की जरूरत होगा, हाइड्रोजन वाले एलिमेंट का जरूरत होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, कांच का बना हुआ रहता है। एक क्या करेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। इसमें यह जो है सो नेगेटिव छोर है, वायर है, और यह जो है सो पॉजिटिव छोर है। और इसके अंदर क्या है? तो H2 गैस है। इसके अंदर क्या है? H2 गैस। इसके अंदर है हाइड्रोजन गैस। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख देते हैं कि यह जो है सो यह क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है।
डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। और हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर में जो है सो इसको रखा गया है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों छोर्स को क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज में इसमें क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या मिलता है हम लोग को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उस ऊर्जा को यह हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, H2 गैस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। तो जैसे ही यह एनर्जी को अवशोषित करेगा तो यह जो H2 है, यह जो H2 गैस है, यह अलग अलग एटम्स में टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, तो मैंने अभी कहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं H2 गैस को, H2 गैस को। तो हम लोग जानते हैं H2 गैस से 2 ठो हाइड्रोजन के एटम है और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ रहता है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो जितना एनर्जी वह सह सकता था उतना तो पहले से था। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर दिए, तो ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर दिए तो दोनों हाइड्रोजन एटम जो है सो क्या किया, एनर्जी के एब्जॉर्ब कर लिया। अब एनर्जी के एब्जॉर्ब करने के कारण क्या हुआ, ज़्यादा ऊर्जा के कारण यह बॉन्ड ब्रेक कर गया, यह बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। और टूटने से दोनों हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ओके, और हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ इस तरह से। अब इसको ऑर्बिट के तौर पर समझते हैं कि यह मेरा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, यह इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, यह सेकेंड ऑर्बिट है, यह थर्ड ऑर्बिट है, यह फोर्थ ऑर्बिट है, कुछ इस तरह से। यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में। अब मैंने क्या कहा कि इस जो डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ और इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट के दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए। अब एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एनर्जी चूंकि प्रोवाइड करवाते ही जा रहे हैं तो वह एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एनर्जी जब बढ़ेगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं फिर से बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि यह जो है सो क्या करेगा, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा, चाहे वह सेकंड में जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है। या तो अगर ज़्यादा एनर्जी दे दिए तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकता है, यह इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है तो स्टेबल होने के लिए वह इलेक्ट्रॉन पुनः कहाँ पर आएगा, वह इलेक्ट्रॉन पुनः कहाँ पर आएगा, तो वह इलेक्ट्रॉन पुनः आएगा अपने ऑर्बिट में, जहाँ से ऊपर गया था वहाँ पर पुनः आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपने ही ग्राउंड स्टेट में आएगा या तो अपना ऑर्बिट में आएगा, तो कब आएगा, तो जब जितना एनर्जी वह लेके गया था उतना एनर्जी को फिर से देना पड़ेगा, तो वह ऊर्जा क्या होगा, लॉस होगा। तो वह एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। और यह जो एनर्जी लॉस होता है वह किस रूप में होता है, अभी मैंने बताया कि यह एनर्जी जो लॉस होता है वह किस रूप में होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। या तो सिंपली, चूंकि अभी हम लोग इसको पढ़े नहीं है तो सिंपली कह सकते हैं कि रेडिएशन के रूप में यह एनर्जी लॉस होता है। और इस रेडिएशन को जब हम लोग पास कराते हैं प्रिज्म से, इस रेडिएशन को जब हम लोग पास कराते हैं प्रिज्म से, तो 6 लाइन्स प्राप्त होते हैं। कितना लाइन्स, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, कितना लाइन्स प्राप्त होते हैं, 6 लाइन्स प्राप्त होते हैं। चूंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैंने बताया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइन्स प्राप्त होते हैं। ओके, तो इन 6 लाइन को ऑब्जर्व कहाँ पर करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट में। 6 लाइन्स, 3 4 5 और एक 6, और इन 6 लाइन जो प्राप्त होंगे इसको स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। अब एक चीज़ ध्यान दोगे कि यह जो 6वां स्पेक्ट्रम लाइन है, जो न्यू एडिशन वाले बुक्स हैं, न्यू एडिशन वाले जो केमिस्ट्री के बुक्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, उसमें 6 स्पेक्ट्रल लाइन दिखाया गया है। लेकिन पुराने एडिशन वाले बुक्स को देखोगे तो उसमें 5 ही स्पेक्ट्रल लाइन्स को दिखाया गया। ओके, यह ध्यान दोगे कि न्यू एडिशन वाले बुक में 6 स्पेक्ट्रल लाइन दिखाया गया है, जबकि पुराने जो एडिशन वाले बुक्स है उसमें 5 ही
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाया गया है। तो हम जो है सो 6 बताएंगे। ओके, अब यह जो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होते हैं, 6 का अलग अलग नामकरण भी किया गया। 6 स्पेक्ट्रल लाइन का अलग अलग नामकरण भी किया गया। पहला को कहा जाता है लाइमन सीरीज, दूसरा को कहा जाता है बाल्मर सीरीज, तीसरा को कहा जाता है पास्चन सीरीज, चौथा को कहा जाता है ब्रैकेट सीरीज, पांचवा को कहा जाता है फंड सीरीज, और छठा को जो कहा जाता है हम्फ्रे सीरीज। जो मैंने क्या कहा, न्यू एडिशन वाले बुक में यह सीरीज मिलेगा, पुराने एडिशन वाले बुक में खोजोगे और ये मत चिल्लाना कि सर ये तो दिया ही नहीं है। तो न्यू एडिशन वाले बुक में खोजो, यह मिल जाएगा। एनसीईआरटी में खोजोगे यह नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में फंड तक ही दिया हुआ है। ओके, तो यह 6 स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होता है जिनका नामकरण किया गया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। इसको और भी अच्छी तरह से समझते हैं कि यह किस तरह से प्राप्त होता है। यह जो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त हुआ है प्रीलिम्स से पास करने पर, यह प्राप्त किस तरह से होता है, इसको समझते हैं और भी अच्छे से। डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको, ऑर्बिट से हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक डायग्राम बनाएंगे। यह न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5, 6 और यह मेरा 7वां ऑर्बिट है। इसका नामकरण कर दो। यह फर्स्ट ऑर्बिट है, यह सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7 ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन जो है सो हमने पढ़ चुका है कि एक्साइटेड स्टेट में है। तो वह इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं है कि 6ठे ऑर्बिट में रहे, 7वां में रहे, 8वां में रहे, किसी भी हायर ऑर्बिट में जा सकता है। डिपेंड करेगा कितना एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सपोज कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है और वह जो है सो 7वां ऑर्बिट में है। एक्साइटेड स्टेट अभी कहाँ पर है, 7वां ऑर्बिट में है। तो यह इलेक्ट्रॉन बोले थे अनस्टेबल होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो वह फिर से आना चाहेगा ग्राउंड स्टेट में या तो अपना ऑर्बिट में। तो अगर यह 7वां ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 7वां ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। वही अगर 7वां ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 7वां ऑर्बिट से अगर जाता हो दूसरा ऑर्बिट में, तो उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगा उसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन अगर 7वां ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट में जाता हो तो उसको पास्चन सीरीज कहते हैं। अगर यह 7वां ऑर्बिट से चौथा में जाता हो तो उसको जो है कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। अगर यह जाता हो 5वां में उसको कहते हैं फंड सीरीज। अगर यह जाता हो 6ठा में तो उसको कहते हैं हम्फ्रे सीरीज। तो इस तरह से यह 6 स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होते हैं। 7वां ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगा लाइमन सीरीज कहलाएगा। 7वां ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जो जाएगा वह कहलाएगा बाल्मर सीरीज। 7वां ऑर्बिट से जो तीसरा ऑर्बिट में जाने के कारण स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगा पास्चन सीरीज। 7वां ऑर्बिट से जो चौथा ऑर्बिट में जाएगा और उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगा वह कहलाएगा ब्रैकेट सीरीज। उसी तरह से 5वां ऑर्बिट में अगर जाता है उसके कारण स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा तो कहलाएगा फंड सीरीज। और अगर 7वां से 6ठा ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है और उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है उसको हम्फ्रे सीरीज के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली इस तरह से भी समझ सकते हैं और इसको और भी सिंपल तरीका से समझ सकते हैं। सपोज कि यह मेरा 7वां ऑर्बिट क्या है, 7वां ऑर्बिट, यह मेरा 6ठा ऑर्बिट है, यह मेरा 5वां ऑर्बिट है, यह मेरा चौथा ऑर्बिट है, यह मेरा तीसरा ऑर्बिट है, यह दूसरा, यह पहला, उल्टा बना दिए कि यह मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबरिंग कर देते हैं। यह फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट बना सकते हैं। सपोज कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है क्या, वो रहेगा ही तब जाके स्पेक्ट्रम बनेगा। तो अगर वह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अगर आता है कहाँ पर, तो चूंकि हम लोग 7वां तक लिए हैं तो अभी 7वां तक ही लेते हैं। ओके,
तो अगर वह एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में आता है, अगर वह एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है? पहला ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन 7वां ऑर्बिट है तो वहाँ से आ सकता है। इसका हायर वाला ऑर्बिट तो एक्साइटेड ही कहलाएगा, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, है ना, सबका सब क्या कहलाएगा? हायर ऑर्बिट कहलाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं, कहाँ पर आते हैं? तो अगर आते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इस तरह के कारण जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो प्राप्त हो रहे हैं और उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो एक सीरीज प्राप्त हुआ, इसी को लाइमन सीरीज कहते हैं। ध्यान से समझोगे इसको। डायग्राम में समझे थे कि जब 7वां ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में जाता है और उसके कारण जो स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। अब कई गो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है लाइमन सीरीज में, उसको ध्यान से देखोगे कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, तो हायर ऑर्बिट में हम सपोज किया 7वां ऑर्बिट में है, तो 7वां ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है? पहला ऑर्बिट में। कितना बार आ सकता है? तो 7वां से एक बार छठा से, एक बार जो है सो आ सकता है 5वां से। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 तो यहीं तक है। तो इसको जो है सो क्या करेंगे हम लोग? मिटा देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे, क्योंकि हम 7वां तक ही कंसीडर किए हैं, तो 8 हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो अगर 7वां ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आए, छठा से आए, 5वां से आए, चौथा से आए, तीसरा से आए, दूसरा से फर्स्ट में आए, तो इस तरह के कारण इतने सारे स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त हुए और इस सीरीज को लाइमन सीरीज कहा गया। उसी तरह से अगर 7वां ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि हायर ऑर्बिट से कहाँ पर आए? दूसरा ऑर्बिट में आए, तो उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज प्राप्त होगा उसको बाल्मर सीरीज कहेंगे। उसी तरह से अगर हायर ऑर्बिट से तीसरा में आए, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए? तीसरा में आए, तो इस तरह के क्या बोलेंगे? पासचंद सीरीज। उसी तरह से हायर ऑर्बिट से अगर चौथा ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज प्राप्त होगा फंड सीरीज, ओके, ब्रैकेट सीरीज। उसकी के बाद अगर यहाँ से 7वां ऑर्बिट से 5वां में आता है तो फंड सीरीज, और 7वां ऑर्बिट से अगर छठा में आता है तो हम्फ्रे सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज में टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स प्राप्त होते हैं? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से पूछता है कि बाल्मर सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज प्राप्त होता है? तो 1 2 3 4 5। इसी तरह से किसमें? पासचंद सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज प्राप्त होता है? तो 4। उसी तरह से फंड सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज प्राप्त होता है? 3। उसी तरह से यहाँ पर ब्रैकेट होगा, यहाँ पर होगा क्या? ब्रैकेट, और यहाँ पर होगा फंड सीरीज। तो फंड सीरीज में 2 और हम्फ्रे सीरीज में 1 प्राप्त होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होंगे? 7वां ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो 6 5 कितना हो गया? 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। टोटल 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स प्राप्त होते हैं, जिसको अलग अलग सीरीज में हम लोगों ने देखा कुछ इस तरह से।